जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। मेनली आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी होंगे, एडिशनल कॉन्सेप्ट भी होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्लक्स को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लें। काफी स्टूडेंट्स के मन में अब ख्याल ये भी आ रहा होगा, क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो जी हाँ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं एरिया की, तो जो एरिया होता है हम उसको एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। अब ये एरिया वेक्टर होता क्या है? तो सिंपली जब भी हम किसी सरफेस की बात करते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी सरफेस है, इस टाइप से हमने एक सरफेस ले रखी है। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो देखिए, इस सरफेस का ये प्लेन है, इसके प्लेन के नॉर्मल एंड आउटवर्ड यानी कि सिंपली हम बात करते हैं तो वेक्टर डायरेक्टेड नॉर्मल एंड आउटवर्ड to the plane of surface is called area vector। सिंपली हम जब भी किसी सरफेस की बात करते हैं तो किसी भी सरफेस के नॉर्मल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये सरफेस हमने ली हुई है और सपोज इस का एरिया ए है एंड इसके नॉर्मल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में ये रहा एक वेक्टर, ये डायरेक्शन रही, इसको यूनिट वेक्टर बोल दिया। तो जब भी हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की, तो यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं किसकी, एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर जो आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल ए इंटू एन के। ए क्या रहेगा? ए रहेगा सरफेस का एरिया, और एन कैप क्या होगा यहाँ पे, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ सरफेस। सरफेस के प्लेन के नॉर्मल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वेक्टर, वो आपका एरिया वेक्टर बोला जाता है। और जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो यहाँ पे हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे हमने बात करी कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम किसके थ्रू करते हैं, फील्ड लाइंस के थ्रू करते हैं। क्लियर? अब अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज इस टाइप से हमने एक यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी सरफेस प्लेस करते हैं, मान लीजिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस इस टाइप से रख दी। अब अगर हम इस सरफेस को यहाँ पे रखेंगे तो होगा क्या, जब हम फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो ये फील्ड लाइंस जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस सरफेस के थ्रू होके पास होंगी। क्लियर? तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस रखते हैं, देन सम फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट सरफेस। वो डिपेंड करता है कि कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, ये डिपेंड करेगा उसके अलाइनमेंट पे कि हमने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस एंगल पे रखा हुआ है। लेकिन कॉमन सी बात यह है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी सरफेस अगर रखें, तो उस सरफेस से होकर कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस हमेशा पास होती हैं। इन दैट केस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। सिंपली जब भी कोई हम सरफेस रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम सरफेस रखेंगे, इन दैट सिचुएशन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through the surface is called electric flux। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने बात की कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, थियोरेटिकली तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, बट जब बात आती है फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की या उसकी वैल्यू को फाइंड करने की, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन।
चलो ठीक है, हमने मान भी लिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन होती है, बट क्या फील्ड लाइन हमको दिखती है? जब बात आती है फील्ड लाइन को काउंट करने की, तो सिंपल सी बात, हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक आता है कि हम फील्ड लाइन तो हमें दिखाई नहीं देती, फिर हम काउंट करेंगे कैसे? फिर जब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड के लिए वही प्रॉब्लम आ गई, क्या कि फील्ड लाइंस हमको दिखाई नहीं देती, ठीक। और जब फील्ड लाइंस हमको दिखाई नहीं देती तो हम इस तरीके से काउंट तो कर नहीं सकते। फिर इनके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसके लिए हम यूज करते हैं एक मेथड। क्या मेथड यूज करते हैं कि सपोज हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सरफेस रखते हैं, एक सरफेस रखते हैं हमने इस टाइप से, इसमें एक सरफेस रखी हुई है ये, और जब हम इस सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस के नंबर की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, यानी कि जिसको हम फ्लक्स बोल रहे हैं, वो किस किस वेक्टर पे डिपेंड करेगा, हम इसको अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? तो बहुत कॉमन सी बात समझिए कि अगर हम सरफेस के एरिया को इतना ही रहने दें और क्या करें, हम फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो जरा इमेजिन करिए कि फील्ड की स्ट्रेंथ को जब हम बढ़ाएंगे तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास पास आएंगी। फील्ड लाइंस पास पास आएंगी तो क्या होगा, इतने से ही एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी, और जब इतने से ही एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन पास होने लगेंगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ेगा पासिंग थ्रू द सरफेस, दैट मींस फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर हम इसका अपोजिट कर लें कि फील्ड को हम वीक कर दें, फील्ड को हम वीक करेंगे तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर दूर हो जाएंगी। तो जैसे अभी 3 फील्ड लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स काउंट 3 है, फील्ड अगर वीक होगा तो यही फील्ड लाइन फैल जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, और जब ये फील्ड लाइन सेपरेट हो जाएंगी तो इतने से ही एरिया से कम फील्ड लाइंस पास होंगी, दैट मींस फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो यहां से हमको एक सिंपल सा लॉजिक मिलता है, क्या, द फ्लक्स इज विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक तरीके से समझ लीजिए रेशियो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, फील्ड फ्लक्स उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उतना बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा तो सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी कम होता जाएगा। बात करते हैं दूसरा, अब की बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, सरफेस के एरिया में चेंज करके देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हमारा यही है, सरफेस के एरिया को हम इनलार्ज कर देते हैं, एरिया बढ़ाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपने एरिया इस तरीके से इसका बढ़ा दिया, तो जैसे ही आप एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर भी बढ़ जाएगा, मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा। और अगर एरिया आपने कम कर दिया तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो यहां से दूसरा फैक्टर तो हमको ये मिल गया कि जो फ्लक्स है वो सरफेस के एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? अब की बार हम क्या करते हैं, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से कोई चेंज नहीं करते, बट जो चेंज करेंगे वो क्या चेंज करेंगे, चेंज करेंगे हम एंगल सरफेस का, जिस एंगल पे वो फील्ड के साथ रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमने सरफेस इस टाइप से रखी हुई है, अभी फ्लक्स काउंट कितनी है, 1 2 एंड 3 लाइंस पास हो रही हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं, कितनी लाइंस रह गई पास होने वाली, 1, और इंक्लाइन कर देंगे, ऐसा कर देंगे सरफेस, यानी कि ऐसा था, 3 था, 2 1 एंड अब देखिए, अब कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया से नहीं जा रही है, यानी कि जैसे ही हम सरफेस को घुमाएंगे, और मान लीजिए सरफेस हमने कुछ इस टाइप से कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड में कि सरफेस हमारी ऐसी हो गई, ये अगर सरफेस ऐसी हो जाएगी तो अब अगर आप फील्ड लाइंस की बात करते हो तो इस सरफेस से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी, सरफेस से फील्ड लाइन पास नहीं होगी, दैट मींस आपका जो फ्लक्स है वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो एक हो गया लॉजिकल मेथड। अब इन्हीं लॉजिक्स को यूज करते हुए हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूला। तो पहले हमने क्या डिफाइन किया, क्या डेफिनेशन है, शुरुआत से चलते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। बात ये आती है कि जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन की काउंटिंग तो हम कर नहीं सकते, तो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे, उसके लिए हमने ये मान लिया कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे और एंगल पे। ये लॉजिक हमको यहां से मिले, इन्हीं को यूज करते हुए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज द टोटल नंबर ऑफ, अगर हम यहां से बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द एरिया। क्लियर? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एरिया इज maximum when the area is perpendicular to the field.
एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब इस बात को समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना हुआ है। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप से। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सरफेस रखी हुई है ये। अभी सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम है, क्योंकि सरफेस कैसी रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर देखें तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री। और इस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स है वो कैसा है, मैक्सिमम है। क्लियर। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अलग। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यही रहने दिया, यूनिफॉर्म सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट हम करते क्या है, हम एरिया जो है सरफेस है इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड करते हैं। इसको अगर हम इंक्लाइंड करेंगे, मान लीजिए हमने सरफेस को कुछ इस टाइप से रख दिया। अब जब सरफेस इस टाइप से रखी हुई है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करें तो क्या एंगल होगा इन दोनों के बीच का, वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये एंगल हो गया थीटा दोनों के बीच। तो जब थीटा एंगल पे होगा तो जो आपका फ्लक्स है वो मैक्सिमम नहीं रहेगा। हम सरफेस को थोड़ा सा और, पहले हमने परपेंडिकुलर रखा ऐसा था, रोटेट करके हमने ऐसा कर दिया। हम सरफेस को थोड़ा सा और रोटेट करते हैं और इसको ये मान के चलिए कि हम फील्ड के पैरेलल कर देते हैं। किसको, सरफेस को। अब की बार हमने सरफेस को और रोटेट किया और सरफेस को हमने इस टाइप से फील्ड के पैरेलल कर दिया। अब ये सरफेस कैसी है, सरफेस हमने फील्ड के पैरेलल कर दी। जैसे ही हमने सरफेस फील्ड के पैरेलल करी, दैट मींस ई वेक्टर और इसका जो एरिया वेक्टर है ये हो गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए एंगल जब 90 डिग्री हो गया ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का, तो इस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स आया वो कितना हो गया, 0। तो अब यहां पे एक बात समझ लो, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री था तो फ्लक्स कितना था, मैक्सिमम था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स 0 हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी एंगल पे कॉस कंपोनेंट के साथ हो, कॉस के टर्म में हो। यानी कि अगर आप बात करते हो तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम कॉस में मिलता है और 90 डिग्री पे 0 कॉस में मिलता है। दैट मीन्स अगर हम फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन की बात करें तो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन हमको मिलेगा वो यहां से क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल हमको मिल सकता है E इंटू ए कॉस थीटा। और जब हम E इंटू ए कॉस थीटा को और डिटेल में थोड़ा सा करते हैं तो इसको अगर हम चेंज करें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर। तो एंगल के साथ डिपेंडेंसी के बेस पे हमको क्या समझ में आया कि जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स वो कितना होगा, E इंटू ए कॉस थीटा, या उसी को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो भी हमने डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन करते हैं इसको डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एंड एरिया ds परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर। E और ds का जो परपेंडिकुलर एरिया है उसके प्रोडक्ट के इक्वल हमने इसको डिफाइन किया है। तो फाइनली हमको फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या मिला, फाई इज इक्वल E इंटू ए कॉस थीटा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए फ्लक्स का हमको फॉर्मूला मिल गया E ए कॉस थीटा या E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी को हम इसी के बेस पे कुछ हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब देखिए पढ़िए जरा क्या दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया ए वेक्टर इज इक्वल 8 j कैप मीटर स्क्वायर
in an electric field vector E vector is equal to I cap plus 3 j cap minus 4 k cap volt per meter। हमको दो चीजें दी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एरिया वेक्टर दे रखा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन जरा देखिएगा, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। क्या है सॉल्यूशन? फाई इज इक्वल हमने पढ़ा हुआ है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर कितना है? 2 कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। क्लियर? डॉट ये हो गया आपका 8 जे कैप। हमने स्केलर प्रोडक्ट का रूल पढ़ा हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, जे के कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे और के कंपोनेंट भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो सेकंड वाले में केवल जे का कंपोनेंट दे रखा है, आई और के कंपोनेंट 0 हैं। दैट मीन्स जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का ही केवल मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? 3 × 8 दैट मीन्स 24। ये आ गया फ्लक्स। यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट होगा आपका वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि यूनिट जब मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्ट पर मीटर इसका है, इंटू मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्ट इंटू मीटर आएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक यूज नहीं करना है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो आपका फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। कहाँ है स्केलर? ये देख लीजिए, ई डॉट ए दिया है, स्केलर प्रोडक्ट दिया है, मतलब फ्लक्स स्केलर रहेगा। ठीक। दूसरा, अगर आप बात करते हो इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट आपको मालूम है, एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट इंटू मीटर। ठीक। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका फ्लक्स, यानी कि अगर बात करें फ्लक्स अगर आउटवर्ड होगा, इफ फ्लक्स इज आउटवर्ड इट इज पॉजिटिव। ठीक। दूसरा हमको क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर फ्लक्स कैसा है? इनवर्ड है। इफ फ्लक्स इज इनवर्ड फ्लक्स आपका इनवर्ड है, इट इज निगेटिव। ये याद रखना, क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है इसलिए हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इनवर्ड फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव चार्ज से जनरेट होता है इसलिए हम इसको निगेटिव कंसीडर करते हैं, और वैसे ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेम कुछ उसी टाइप से है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। व्हेन दिस फील्ड इज थ्रू ए व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या हमको गिवन है। गिवन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। एरिया आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको और सॉल्व करें तो 10 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया। अब कंडीशंस क्या हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये अगर हम एक्स वाई जेड प्लेन को ड्रॉ कर लें, प्लेन जरा ड्रॉ करके देखते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा दैट इज इन द डायरेक्शन, देखिए आई कैप दिया है, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कि इस टाइप से होगा। ठीक,
अब एरिया की अगर हम बात करें तो देखो एरिया वेक्टर में अलग अलग कंडीशंस दी हैं। फर्स्ट में हमको क्या दे रखा है, फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में हमको ये दे रखा है कि जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड, प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड, वाई जेड ये रहा। अगर हम इसके प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन कंसीडर करते हैं तो देखो वाई जेड प्लेन के पैरेलल जो होगा वो कुछ इस टाइप से हम शो कर सकते हैं, वाई जेड प्लेन के पैरेलल कर सकते हैं शो। ये हो गया एरिया, ये 1 में दिया है या ए में दिया है हमको। अब एरिया इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, अब वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो गया, दैट मींस इस कंडीशन में अगर आप बात करते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये इसका एरिया वेक्टर दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। यानी कि इफ सरफेस इज, या फर्स्ट कंडीशन में जब हम बात करते हैं ए में, तो ए कंडीशन में यहाँ पे जो आपका एंगल निकल के आएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज पैरेलल टू ए वेक्टर, या हम बात कर सकते हैं थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा देन जब हम बात करते हैं फ्लक्स की तो फ्लक्स इज इक्वल क्या होगा, ई इंटू ए कॉस थीटा। ई कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ए 10 टू द पावर -3 और इंटू कॉस 0 10 टू द पावर -3 से ये कैंसिल, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से फाई इज इक्वल कितना आ गया 3, फाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 3, तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगा जो वो आपको मिल जाएगा फाई इज इक्वल 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ गया, क्लियर, ये आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में दिया है द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सरफेस का नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल, अब देखिए सरफेस का नॉर्मल जब बात की गई है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, नॉर्मल टू इट्स प्लेन का मतलब होता है एरिया वेक्टर। हमने एरिया वेक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो प्लेन के सरफेस का जो नॉर्मल है दैट मींस जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो जब एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल इसका प्लेन बनाएगा, इन दैट केस जब हम फ्लक्स को सॉल्व करेंगे तो उस केस में जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा E इंटू ए कॉस 60, क्योंकि डायरेक्टली इसमें बोला गया है नॉर्मल टू इट्स प्लेन, प्लेन का नॉर्मल, ये नहीं बोला गया कि प्लेन एंगल बनाता है। अगर ये बोल देते इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री तो बात अलग थी, डायरेक्ट बोला है नॉर्मल टू इट्स प्लेन। नॉर्मल टू इट्स प्लेन का मतलब होता है एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो फ्लक्स कितना होगा E इंटू ए कॉस 60, और जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, ए कितना है 10 टू दी पावर -3 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, इससे ये कैंसिल और 1/2 करोगे तो फाई इज इक्वल कितना आएगा 1.5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर आ गया आपका सेकंड केस में, क्लियर। अब यहाँ पे देखो जब हम इसकी बात करते हैं सेकंड केस में आंसर आ गया। ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, क्या है अगला देख लीजिए। अब इसमें बात की गई है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब। ठीक है, देखो चार्ज इनसाइड द क्यूब की बात की है तो पहले ही आपको बता दूं चार्ज इनसाइड द क्यूब फाइंड करने के लिए हमको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखते हैं, जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तब उसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। बाई मिस्टेक ये यहाँ पे शेड्यूल हो गया, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन टॉपिक हमारा वही है गॉस लॉ। अब देखिए गॉस लॉ है क्या, अभी हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, फॉर ओपन सरफेस हमने बात की थी, ओपन सरफेस जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स डिपेंड करता है आपका एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है,
और किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। और यहीं से फॉर्मूला हमको मिला था फाई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा। लेकिन अगर हम इसी फ्लक्स को क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ऑब्जर्व करें तो देखो क्लोज्ड सरफेसेस के लिए जो आपका ई ए और थीटा है, फ्लक्स इस पे डिपेंड करता नहीं है। किस पे डिपेंड करता है, तो वो समझ लीजिए एक साइंटिस्ट थे कार्ल फ्रीडरिच गॉस, उन्होंने जब किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को स्टडी किया तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशंस के बेस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। क्या कंक्लूजन्स थे? अकॉर्डिंग टू देम अगर हम बात करते हैं तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, तो जब भी हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं तो क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा आपका, वो शेप एंड साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अकॉर्डिंग टू द गॉस किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की जब हम बात करते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स शेप और साइज, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब बात ये आती है कि क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अगर शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता तो डिपेंड करेगा किस पे? तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि फ्लक्स जो होगा क्लोज्ड सरफेस का वो डिपेंड करता है केवल किस पे? चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाई सरफेस, केवल एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस, उसके शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता। और इसी के बेस पे उन्होंने एक लॉ ड्राइव किया, दैट लॉ इज कॉल्ड गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ? हम उसी की बात करते हैं। तो देखिए, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो सिंपल सा कंक्लूजन उनका था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम ये भी नोट कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, दैट इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर? या इसी को हम चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए फ्लक्स है तो फ्लक्स को आप ये भी लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये जो सरफेस ले रखी है वो क्लोज्ड है तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, तो ये हो गया फॉर्मूला। दैट मीन्स द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, साइज और एरिया। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके शेप, साइज या एरिया पे डिपेंड नहीं करता। दैट विल डिपेंड ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किस पे डिपेंड करता है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस पे डिपेंड करता है। और वहीं से हमको फॉर्मूला मिलता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q इन, इनका मतलब है इनक्लोज्ड। क्लियर? आगे बात करते हैं इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब देखिए इसी कूलाम्स लॉ को, इसी गॉस लॉ को, सॉरी हमने बात की गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ में हमको क्या मालूम पड़ा कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके शेप, साइज या एरिया पे डिपेंड नहीं करता, केवल एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इसी गॉस लॉ को यूज करके हम डिड्यूस करेंगे कूलाम्स लॉ, यानी कि वेरीफाई करेंगे कूलाम्स लॉ को गॉस लॉ को यूज करके। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि गॉस लॉ हम जब भी अप्लाई करेंगे, हमारे पास सिंपली जब हम बात करते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला फ्लक्स का क्या हो गया, पहला तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और दूसरा हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया क्लोज सरफेस के लिए क्या, इंटीग्रेशन, तो हो गया ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्लक्स, किसके लिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए दो फॉर्मूले हमारे पास फ्लक्स के हो गए हैं, इन्हीं दोनों को कंपेयर करके बेसिकली हम किसी भी डिजायर्ड सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। और जब हम बात गॉस लॉ की करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। तो हम जितने भी एप्लीकेशंस गॉस लॉ के पढ़ेंगे उन सब में हमको करना क्या है, हमको फ्लक्स फाइंड करना है और कंपेयर करना है इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके। हम पहले उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे ई डॉट डी एस से, फिर हम फाइंड करेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से, और फ्लक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। अब यहां पे देखो ये वैल्यू हमको मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहला एप्लीकेशन जो आता है गॉस लॉ का, पहला एप्लीकेशन हमने डिस्प्ले किया हुआ है, क्या है? डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस लॉ। ठीक, हम कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। कैसे डिड्यूस कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। अब देखिए क्या डिडक्शन होगा, ध्यान से समझना। सपोज हमने एक चार्ज ले रखा है Q, ये एक चार्ज है दैट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। हमने पॉइंट O पे एक चार्ज रखा है एंड बाय यूजिंग द गॉस लॉ हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और द फोर्स एट पॉइंट P दैट इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक, अब इसके लिए हम करेंगे क्या, अगर पॉइंट P पे हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या इसके कारण लगने वाला फोर्स फाइंड करना है इस पॉइंट P पे जो यहां से R डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस कंसीडर करते हैं। लेट वी विल कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हैविंग द चार्ज Q एट इट्स सेंटर। हम क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक समझिए। जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो गॉस लॉ का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि गॉस लॉ केवल और केवल क्लोज्ड सरफेसेस पर ही वर्क करता है, ये ओपन सरफेस पे वर्क नहीं करता। और जब ये ओपन सरफेस पे वर्क नहीं करता मतलब हमको क्लोज सरफेस चाहिए ही होगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहता है कि इसको अप्लाई करने के लिए हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, और इस टाइप से हम क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं कि Q कहाँ आ जाए, इसके सेंटर पे आ जाए, और ये जो आपका पॉइंट P है ये इस सरफेस पे कहीं भी आ जाए। ठीक, हमने इस टाइप से मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमने एक क्लोज सरफेस मान ली है। इस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस सरफेस को हम बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया, हमने इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे पॉइंट P पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अगर हम इस एलिमेंट पे बात करें कि इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू द पॉइंट Q, चार्ज Q, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा होगा इस टाइप से, E वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इस पॉइंट पर अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें सरफेस का तो ये भी आउटवर्ड होगा, n कैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया, ई वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में है और एन कैप बी किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो हमने छोटा सा इसका एक एलिमेंट लिया था, इस एलिमेंट का एरिया हमने मान लिया ds। कितना मान लिया एलिमेंट का, ds। तो अगर हम इसी एलिमेंट के लिए बात करते हैं, नाउ प्रूव हमको करना है कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउ द फ्लक्स passing through Gaussian स्फीयर। हमने ये जो गॉसियन स्फीयर लिया है इसके थ्रू पास होने वाले फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो फाई इज इक्वल क्या होगा, फाई इज इक्वल होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखिए ई डॉट ds का मतलब क्या है, ई डॉट ds की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस है तो हमने ये कंसीडर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा e इंटू ds
क्योंकि ये एन कैप और ई वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, यानी कि ई और डी एस दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ई इंटू डी एस कॉस जीरो। अब देखिए ई इंटू डी एस कॉस जीरो हो गया, इसी को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड करेंगे तो फाई ई बाहर आ गया, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक, आया समझ में? अब देखिए ds मतलब सरफेस एरिया, यहां पे अगर हम ds की बात करें तो ये ds है क्या हमारा, ds हमारा क्या है टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया है। और जब हम इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा फाई इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आ गया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी रेडियस है आर। ये तो आ गया फ्लक्स के फॉर्मूले से। अब इसी फ्लक्स को हम कंपेयर किससे करते हैं, नाउ बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। अगर हम इसी को गॉस लॉ से कंपेयर कर ले तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है फाई इज इक्वल क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू आई है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ई इज इक्वल क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, आ गया। अगर इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लें तो हम इसको एक्सपेंड करके ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया और क्यू बाई आर स्क्वायर अलग हो गया। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट पे। बट हमको प्रूव करना है क्या, कूलाम्स लॉ। तो अब देखो कूलाम्स लॉ को प्रूव करने की जब हम बात करते हैं तो कूलाम्स लॉ को प्रूव करने के लिए हम क्या बात कर सकते हैं, बट जो E होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल होता है F बाई, या सिंपली हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने माना है क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, बट जो आपका E होता है दैट इज इक्वल F बाई क्यू नॉट। तो अगर हम यहाँ से F की बात करते हैं तो F इज इक्वल क्या होगा E इंटू क्यू नॉट। E की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बाई गॉस लॉ, कितना आया था, तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉर्मूला किसका, फोर्स का। ठीक, दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड दैट F इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट पे गॉस लॉ को यूज करके कूलाम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा प्रूव कर लिया, ये तो था एक एप्लीकेशन। बट अब हम लौट के आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करना है हमको गॉस लॉ को यूज करके। सॉल्व करते हैं, आते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए, ए स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, encloses an electric dipole with charge. What is the total electric flux across the sphere? ठीक, अब हिंट समझिए, स्फीयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है, कितना होगा, स्फीयर है, स्फीयर का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ। और गॉस लॉ के लिए किसकी जरूरत होती है हमको, नेट चार्ज इनक्लोज्ड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक, दिया हमको क्या है, डाइपोल दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो डाइपोल के केस में जो नेट चार्ज होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। तो सिंपली हमको इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। न्यूमेरिकल हमको दिया है
हमको मालूम है कि फ्लक्स फाइंड करना है, और फ्लक्स फाइंड किसके थ्रू करना है? स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के लिए हम लगाएंगे गॉस लॉ। नेट चार्ज चाहिए होता है, नेट चार्ज कितना आता है डायपोल के केस में? 0 आता है। दैट मीन्स इस केस में जो आंसर होगा, जो फ्लक्स होगा, वो कितना होगा? 0। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की जरूरत होती है, कैलकुलेशन की नहीं। तो यहाँ पे हम विदाउट कैलकुलेशन भी इसको सॉल्व कर पाए हैं। 0 होगा क्योंकि गॉस लॉ चाहिए, और गॉस लॉ के लिए केवल चार्ज से हमको मतलब होता है, अदर किसी चीज से मतलब नहीं होता। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कुछ। क्या दिया है? टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स a, 0 एंड 4a, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at origin? ये ऑल इंडिया सीबीएसई एग्जाम या बोर्ड एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। क्लियर है? कैसा है? तो पहले कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम एक सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट्स में एक चीज समझ लीजिए, ये आपका हो गया ओरिजिन, ये आपका A, 2a, 3a और 4a। दो चार्ज हमारे रखे हुए हैं। कहाँ रखा हुआ है? ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई हो गई। वाई पे भी हम इसी टाइप से स्केलिंग कर लेते हैं, a, 2a और ये हो गया 3a। क्लियर? अब यहां पे देखो, चार्ज पहला हमारा कहाँ रखा हुआ है? पहला चार्ज हमारा रखा हुआ है एक a, 0 पे, तो ये हो गया चार्ज। -2q यहां रखा है। दूसरा चार्ज +q रखा है कहाँ पे? 4a, 0 पे। +q यहां पे रखा हुआ है। दो चार्ज रखे हैं। हमको करना क्या है? एक स्फीयर ड्रॉ करना है बाई कंसीडरिंग द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 3a। 3a रेडियस और ओरिजिन पे सेंटर मानना है। कहाँ सेंटर मानना है? ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन पे हमने सेंटर मान लिया। अब ओरिजिन पे सेंटर मान लिया और रेडियस कहाँ है? 3a। ये 3a का मार्क हो गया, 3a, और ये हो गया 2a, ये हो गया a। ठीक, इस टाइप से। अब देखिए 3a रेडियस, ओरिजिन हो गया सेंटर। इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब यहां पे देखो, स्फीयर दिया है। क्या दिया है? स्फीयर। स्फीयर के लिए, स्फीयर का मतलब क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। और क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वी विल यूज गॉस लॉ। तो देखो, अब गॉस लॉ की बात करते हैं तो यहां पे सिंपल सा एक फॉर्मूला आएगा, फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कौन सा होगा? इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। अब इस सिस्टम में वैसे तो दो चार्ज हैं, एक -2q और एक +q। -2q कहाँ है? सरफेस के अंदर है, और +q कहाँ है? सरफेस के बाहर है। तो इसमें कौन सा चार्ज हम यूज करेंगे बेटा? बोलिए जरा। 2q। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये सरफेस के अंदर है और +q से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे कितना आएगा? फाई इज इक्वल -2q बाई एप्सिलॉन नॉट। आ गया फ्लक्स। सिंपली हमारा आंसर आ गया। तो गॉस लॉ में हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चार्ज इनक्लोज बाई द सरफेस हमको फाइंड करना है, और उसी सरफेस से उसी चार्ज को यूज करके हम फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। क्या दे रखा है? क्यूब। तो देखो, जो क्यूब होता है ये भी आपका क्लोज्ड सरफेस है। क्या लगेगा? गॉस लॉ लगेगा। तो सिंपली अगर हम बात करें तो पहले तो हम फाइंड करेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब।
क्या होगा क्यूब के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स, फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स आ गया फाई इज इक्वल 10 टू दी पावर -5 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 था। थोड़ा सा हम इसको और क्लियर कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया, इसको हम ये बात करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ही रख लेते हैं 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। 10 में जब हम 8.85 से डिवाइड करेंगे 5 इज इक्वल आएगा हमारा 1.1। 10 में हम 8.85 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.12 इंटू 10 टू द पावर -12, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 6 कम हो जाएगा, 6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये आ गया फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। बट हमको क्यूब का नहीं फाइंड करना है, हमको किसका फाइंड करना है, एक फेस का। एक फेस की अगर हम बात करें, फॉर वन फेस ऑफ क्यूब, तो अब यहां पे ये बात आती है कि क्यूब में टोटल फेस कितने, तो क्यूब में कितने टोटल फेस होते हैं, चलिए काउंट करते हैं। कितने फेस होते हैं, करते हैं काउंट, 1 2 3 4, एक पीछे होगा 5 और एक इधर वाला होगा 6। टोटल फेस कितने, 6 फेस हो गए। अब 6 फेस होते हैं, टोटल फ्लक्स आया इतना। एक फेस का अगर हमको बात करना है, तो एक फेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाई 1 इज इक्वल क्या होगा, टोटल फ्लक्स बाई 6, टोटल फ्लक्स बाई 6, यानी कि फाई 1 इज इक्वल टोटल फ्लक्स आया था 1.12 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करेंगे तो फाई 1 इज इक्वल 0 पॉइंट कितना आएगा, ओके 0.1। ठीक है, 5 to 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना आ गया। ये आ गया एक फेज के लिए। लेकिन ये भी हम डायरेक्टली 1/6 क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। अगर यही चार्ज सेंटर पे ना होके कहीं और होता तो साइमेट्रिक नहीं होते सारे फेसेस के पास होने वाला फ्लक्स। अभी सेंटर पे है तो सारे फेसेस से क्या हो रहा है, इक्वल फ्लक्स पास हो रहा है। बट अगर यही चार्ज हमारा सेंटर पे ना होके कहीं और होता तो सारे फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स सेम नहीं होता, और उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते और ये फॉर्मूला हमारा बदल जाता। क्लियर है? बट अभी सेंटर का केस है तो हम ये यूज कर सकते हैं। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर जैसा कि आपको मालूम है, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भी क्लास नोट्स हम यहाँ पे पढ़ाते हैं वो सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड करके बाद में भी नोट कर सकते हो। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके तुरंत कर सकते हो। फिलहाल में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट, ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस enclosed a charge of 8.85 into 10 to the power -8 coulomb. Calculate the electric flux through the surface. If the radius of Gaussian surface is doubled, how would the flux change? तो देखो सेकंड वाले स्टेटमेंट का तो आप डेफिनेशन से ही बता सकते हो कि क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स रेडियस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें या कुछ भी कर दें, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। बिकॉज क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज इट डू नॉट डिपेंड ऑन shape
और साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। आंसर इस वाले पार्ट का तो आपको डायरेक्ट मिल गया। बाकी का अपर पार्ट है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फिर से यूज कर सकते हैं फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है 8.85 10 टू द पावर -8 और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 टू द पावर -12। 8.85 से ये कैंसिल, 10 टू द पावर -12 को अगर हम अपर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस का हो जाएगा और इसमें से 8 लेस होगा तो ये बचेगा 10 टू द पावर 4 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर से वही बात आ गई, सेकंड वाले पार्ट का हम आंसर समझ ही चुके। क्लियर? फटाफट आप इसको भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी देखिए, बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 encloses a net charge Q if there is another concentric sphere S2 of radius R2 is greater than R1। समझ के चलते हैं। पहले एक स्फीयर ये रहा, रेडियस इसकी कितनी है R1, कितना चार्ज है कैपिटल Q, चार्ज इसके अंदर है। ठीक, एक और स्फीयर है S2 जिसकी रेडियस R2 है, दैट इज ग्रेटर देन R1। R1 से ज्यादा रेडियस का एक और स्फीयर है, कोसेंट्रिक है। ठीक, कोसेंट्रिक है, इसकी स्फीयर रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R2। ये स्फीयर S1 था, ये स्फीयर S2। और क्या दिया है, इनक्लोजिंग ए चार्ज 2Q, एक और चार्ज है इसमें, इसमें चार्ज कितना है 2Q। Find the ratio of the electric flux through S1 and S2. How will the electric flux through sphere S2 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside in a place of air? Deduce the necessary expression। अभी यहाँ पे क्या है, एयर है, बाद में हम डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करेंगे इसको। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं क्या, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो अब देखो S1 एंड S2 से पास होने वाले फ्लक्स के रेशियो की बात करें तो देखो S1 और S2 हैं क्या, दोनों स्फीयर हैं, दोनों क्लोज सरफेसेस हैं, और क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स डिपेंड करता है केवल चार्ज पे, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम वहीं पे लौट के आते हैं। तो अगर हम φ1 और φ2 के रेशियो की बात करते हैं तो ये क्या होगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल, दैट मीन्स किसके इक्वल आएगा रेशियो, Q1 बाई Q2। अब कितने कितने चार्ज इनक्लोज्ड हैं, तो φ1 बाई φ2। φ1 S1 के अंदर कितना चार्ज है Q, और S2 के अंदर कितना चार्ज है, देखो 2Q। अगर आपको ऐसा लगता है कि S2 के अंदर केवल 2Q है तो ये सही नहीं है, 2Q के अलावा ये Q भी तो क्या है, इसी के अंदर रखा है। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में 3Q। यानी कि अगर आप इनका रेशियो फाइंड करते हो तो यहां से जो आपको रेशियो मिलेगा वो रेशियो क्या मिलेगा, φ1 अपॉन φ2 इज इक्वल, Q से Q अगर हम कैंसिल कर लें तो ये रेशियो आएगा 1/3। ये 1/3 का रेशियो है। ठीक, बात करते हैं अब आगे, क्या है आगे की बात वो भी देखते हैं। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S2 चेंज इन द मीडियम if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside in place of air। ठीक, अगर हम एयर के प्लेस पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो वो भी समझ लीजिए, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड in
S2, तो क्या होगा फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है K, तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो गया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से इसको ड्राइव करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा S2 के लिए, तो फाई 2 इज इक्वल Q की वैल्यू क्या है 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये आ गया फॉर्मूला। इससे ज्यादा हमको कुछ करना भी नहीं था। क्लियर है, हो गया सिंपली। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अब देखिए, अब इसमें जब बात करते हैं तो देखिए आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने होल्ड कर रखा था गॉस लॉ का। क्या क्वेश्चन था ये, आइए जरा इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड components due to a charge inside the cube of side 0.1 meter r ex is equal alpha x ey ez 0 है, यानी कि y और z कंपोनेंट तो 0 है, कोई मतलब नहीं है इसका। बचता है ex, कितना है अल्फा x, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन पर कूलम मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब। करते हैं वन बाई वन इसको सॉल्व। तो देखो, जो सबसे पहले हमको गिवन डेटा है उसको यूज करते हैं। ई एक्स इज इक्वल अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू एक्स, यूनिट क्या हो गई इसकी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। क्लियर। अब यहां पे देखो इस डायग्राम में जरा हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इस टाइप से है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड। और देखिए ये फील्ड अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, इस फेस पे एंटर कर रहा है और दूसरे फेस से बाहर निकल रहा है। एक फेस पे एंटर कर रहा है, दूसरे फेस पे बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम दो फेस हैं, दोनों फेस को अलग अलग मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं फेस 1 और इस वाले को हम मान लेते हैं फेस 2। फेस 1 पे जरा देखो, फेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। और फेस 1 पे जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो फेस 1 पे एरिया वेक्टर जो हमारा होगा वो कैसा होगा, वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। फेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और एरिया वेक्टर भी इसका आउटवर्ड होगा। ठीक, यानी कि फेस 1 पे एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में है। फेस 2 पे दोनों कैसे हैं, सिमिलर डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो दोनों के फ्लक्स सेम तो नहीं हो सकते। फेस 1 पे एंटरिंग फ्लक्स है, नेगेटिव होगा। फेस 2 पे इमर्जिंग फ्लक्स है, लीविंग फ्लक्स है, पॉजिटिव होगा। हम दोनों की वैल्यूज अलग अलग फाइंड करते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो ओरिजिन से अगर हम बात करें, फेस 1 की डिस्टेंस अलग है, फेस 2 की डिस्टेंस अलग है, यानी कि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होंगे, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो हम पहले वही बात करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे इसको फॉर फेस 1। फेस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है दोनों फेसेस पे, तो हम फेस 1 के लिए बात करते हैं। फेस 1 के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 500 इंटू एक्स कितना होगा 0.1 मीटर, देखो दे रखा है 0.1, यानी कि ये आ गया आपका E इज इक्वल 50। अब E 50 हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ फ्लक्स, फ्लक्स φ1 इज इक्वल क्या होगा E इंटू ए कॉस थीटा। E कितना है, E आया है हमारा 50, A कितना होगा, साइड कितनी है क्यूब की 0.1, तो फेस का एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर इंटू कॉस 180। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड होगा, तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.01 इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1, यानी कि ये हमारा आएगा 0 - 0.5
5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये आ गया फेज 1 के लिए, बट फेज 1 से तो काम भी नहीं होना। सेम लॉजिक हम यूज करेंगे किसके लिए, फेज 2 के लिए। तो अगर हम फेज 2 पे बात करते हैं, कितना होगा फॉर फेज 2। ठीक, फेज 2 की अगर बात करते हैं तो E इज इक्वल क्या होता है 500 इंटू एक्स है। तो अब देखो फेज 2 कितना डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, 0.1 ये और 0.1 क्यूब की लेंथ। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 0.1 प्लस 0.1, टोटल डिस्टेंस हो गई इसकी 0.2। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी आ गई 10। मल्टीप्लाई जब आप करोगे 10 नहीं आएगी, 100 आएगी, 100। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका 100। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं नाउ फ्लक्स। फेज 2 से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई 2 इज इक्वल E इंटू ए कॉस थीटा। E कितना है यहाँ पे 100 है, एरिया कितना फिर से वही 0.1 साइड है इसका स्क्वायर इंटू कॉस। अब की बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, फ्लक्स एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, यानी कि कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स ये अगर हम बात करते हैं तो 100 इंटू 0.01 इंटू इसका वैल्यू हो गया 1। दैट मीन्स ये हो गया आपका 1 कूलम इंटू मीटर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया सेकंड से पास होने वाला फ्लक्स। बट हमको फाइंड क्या करना है, नेट फ्लक्स। अगर हम उसी की बात करते हैं तो दोनों फेसेस का फ्लक्स आ गया। अब हम बात करते हैं नाउ रिजल्टेंट फ्लक्स या नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, तो फाई इज इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 प्लस फाई 2 जब हम इसको करेंगे तो फाई 1 कितना है -0.5 और फाई 2 कितना है 1। सॉल्व करेंगे तो फाई कितना आया 0.5, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गया फ्लक्स। अब कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, कई बच्चे गलतियां करते हैं। किस टाइप की गलती होती है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो केवल एक ही फ्लक्स का निकाल के छोड़ देते हैं। तो एक फ्लक्स का निकाल के नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो फर्स्ट फेज का भी कितना आया 0.5, बट ये नेगेटिव है। फाइनली आंसर कितना आया 0.5, ये पॉजिटिव है। तो हमको दोनों फेसेस का निकालना है, और दोनों फेसेस का निकालने के बाद क्या फाइंड करना है, फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स का। अब दूसरा है चार्ज इनसाइड द क्यूब। अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना होगा, तो अब देखिए चार्ज इनसाइड द क्यूब अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम गॉस लॉ अप्लाई इसमें करेंगे तो फ्लक्स तो हमने फाइंड कर ही रखा है, फ्लक्स फाइंड हमने कर ही रखा है, और फ्लक्स जब हमने फाइंड कर रखा है हम इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो किस टाइप से आएगा उसकी बात करते हैं। देखिए जरा, देखिए अब ये आ गया हमारा, ये था गॉस लॉ अप्लाई करते हैं नाउ बाई गॉस लॉ। आपने गॉस लॉ क्या पढ़ा है, फाई इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो क्यू होगा वो कितना हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, इंटू फाई की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड करी है 0.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल 5 ये हो जाएगा 4.425
इंटू 10⁻⁻12 कूलम। कितना आया चार्ज? 4.425 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। या इसी को हम बात करें तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल 4.425 पिको कूलम। क्या बोल सकते हैं? पिको कूलम भी बोल सकते हैं। तो सिंपली पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे सिंपल फॉर्मूले से, फिर जो नेट फ्लक्स आएगा उसी फ्लक्स को हम किसके साथ कंपेयर कर देंगे, उसी को हम कंपेयर कर देंगे बाई गॉस लॉ, और गॉस लॉ के साथ कंपेयर करके हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अदर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।